उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। हेलो गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल कॉम्प्टेरिया। प्रीवियस लेक्चर ऑफ इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री वी डिस्कस सिंधु सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता और सिंधु सरस्वती सभ्यता के पतन के कारण। नाउ बिफोर वेस्टिंग आवर टाइम we will start our new lecture। वैदिक संस्कृति। वैदिक शब्द वेद से बना है। वेद का अर्थ है ज्ञान। वैदिक संस्कृति के निर्माता आर्य थे। आर्य संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है श्रेष्ठ। आर्य भाषा सूचक शब्द है, प्रजाति सूचक नहीं। आर्यों को लिपि का ज्ञान नहीं था, अतः वे अपने ज्ञान को सुनकर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाते थे। इसीलिए वैदिक साहित्य को श्रुति साहित्य कहा जाता है। इसका एक नाम संहिता भी है। आर्यों के मूल निवास स्थान की बात करें तो विद्वानों में मतभेद है। जर्मनी में अपना शोध पूरा करने के बाद भगवान दास गिडवानी ने अपनी पुस्तक रिटर्न ऑफ द आर्यंस में भारत को ही आर्यों का मूल निवास स्थान माना है। इस संबंध में अन्य विद्वानों के मतों का विवेचन है। सप्त सैंधव प्रदेश, इसके प्रवर्तक डॉक्टर अविनाश चंद्र दास और डॉक्टर संपूर्णानंद हैं। इनके अनुसार आर्य सप्त सैंधव प्रदेश के निवासी थे। ऋग्वेद में सप्त सैंधव को देवकृत योनि कहा गया है। ऋग्वेद में देवासुर संग्राम का वर्णन है। इस संग्राम में असुर पराजित हुए और सप्त सैंधव क्षेत्र छोड़कर पश्चिम की ओर चले गए। पारसियों के ग्रंथ जिंद अवेस्ता में जिस अहूर मजदा का वर्णन मिलता है वह असुरों का ही देवता था। कश्मीर और हिमाचल प्रदेश की बात करें तो डॉक्टर LD कल्ला के अनुसार आर्य कश्मीर प्रदेश के निवासी थे। तिब्बत की बात करें तो स्वामी दयानंद सरस्वती और पाटीजर के अनुसार आर्य तिब्बत क्षेत्र के निवासी थे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में इसका उल्लेख किया है। जर्मनी प्रदेश की बात करें तो इस मत के प्रवर्तक हर्ट एवं पेनका है। इन्होंने शारीरिक बनावट के आधार पर यह निष्कर्ष दिया है। दक्षिणी रूस की बात करें, यह मत गार्डन चाइल्ड और नेहरिंग का है। त्रिपोलजे ने 3000 ईस्वी पूर्व के मृतभांड पाए गए। आर्य इस प्रकार के मृतभांड से परिचित थे। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि आर्यों का मूल निवास स्थान दक्षिणी रूस की यूक्रेन रहा होगा। इसी प्रकार से कई तरह की धारणाएं। आर्यों के आक्रमण संबंधी विवाद। आर्य भारत के निवासी थे या बाहर से आए थे, इस बात को लेकर अब भी विवाद है। कुछ विद्वान मानते हैं कि आर्य लोग 1500 ईस्वी पूर्व के आसपास भारत में आए थे। मैक्स मूलर के विचार से तो इस घटना का समय 1200 या 1000 ईस्वी पूर्व माना जाता है। मैक्स मूलर के इस काल निर्धारण का कारण यह था कि वह एक सच्चा ईसाई था और इसलिए सृष्टि की रचना के बारे में बाइबल में दी गई कहानी में अटल विश्वास रखता था। कहा गया है कि संसार की रचना 23 अक्टूबर 4004 ईस्वी पूर्व को की गई थी। इसीलिए संपूर्ण मानव इतिहास को उसे 6000 वर्षों के भीतर किसी न किसी तरह फिट बैठाना था। बहुत से विद्वान मानते हैं कि आर्य लोग मूल रूप से भारत के ही निवासी थे और वे कहीं बाहर से यहाँ नहीं आए थे। इन विद्वानों ने अपने मत के समर्थन में तर्क दिया। ऐसा पुरातात्विक या जीव वैज्ञानिक साक्ष्य नहीं है जिसके आधार पर सिद्ध किया जा सके 5000 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व के बीच कोई नया जन समुदाय यहाँ आया था। और नर कंकालों के जो अवशेष विभिन्न हड़प्पाई स्थलों से प्राप्त हुए हैं वे उसी भौगोलिक क्षेत्र के आधुनिक निवासियों के कंकालों से मिलते जुलते हैं। इसके बावजूद भी आर्यों को कैसे बाहर का निवासी माना गया, इसकी एक रोचक कहानी। इटली के फ्लोरेंस नगर का एक सौदागर फिलिप्पो सस्तेती गांव में 5 वर्ष 1583 ईस्वी से 1588 ईस्वी तक रहा। उसने यहाँ संस्कृत का अध्ययन किया और पाया कि संस्कृत और यूरोपीय भाषाओं जैसे कि लैटिन और ग्रीक में बहुत सी समानताएं हैं। बाद में सर विलियम जेम्स और ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा में रत अन्य अनेक विद्वानों ने इस बात को और आगे प्रतिपादित किया। यूरोपीय और भारतीय भाषाओं में पाई जाने वाली
समानताओं का कारण बताने के लिए कुछ विद्वानों ने मान लिया भारतीयों और युगवासियों के पूर्वज किसी समय एक ही प्रदेश में साथ साथ रहते थे और एक ही भाषा भारोपीय बोलते थे। इसी प्रकार उनके सांझे प्रदेश को भारोपीय मूल निवास स्थान कहा गया। सुप्रसिद्ध मानव विज्ञानी और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एडमंड लीच ने सन 1900 में कल्चर थ्रू टाइम एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोचेज नामक पुस्तक में प्रकाशित अपने प्रसिद्ध लेख आर्यन इन्वेस्ड ओवर 4 मिलेनिया में लिखा है कि विचारशील विद्वान अब भी यह विश्वास क्यों करते हैं कि आर्यों का आक्रमण हुआ था। इस प्रकार की कल्पना अब भी आकर्षक क्यों है। सच मानिए, आर्यों के आक्रमण तो कभी हुए ही नहीं। और अगर वैदिक काल की बात करें तो वैदिक संस्कृति को अध्ययन की सुविधा के लिए 2 कालों में हम ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में विभाजित कर सकते हैं। ऋग्वैदिक काल को हम पूर्व वैदिक काल भी कह सकते हैं। ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व। ऋग्वेद में लोहे का उल्लेख नहीं है। लोहे का ज्ञान 1000 ईस्वी पूर्व के आसपास एटा जिले के अंतरजी खेड़ा से प्राप्त होता है। इसी कारण ऋग्वेद काल की उच्च सीमा 1000 ईस्वी पूर्व रखी गई। सिंधु सभ्यता का पतन 1500 ईस्वी पूर्व में माना जाता है, अतः इसकी निम्न सीमा 1500 ईस्वी पूर्व रखी गई है। उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक ग्रंथों में लोहे का उल्लेख मिलने लगता है। इसकी निम्न सीमा 1000 ईस्वी पूर्व रखी जाती है। 600 ईस्वी पूर्व में भारत में द्वितीय नगरीय क्रांति प्रारंभ हुई, जो उत्तर वैदिक काल के बाद की घटना है, अतः इसकी उच्च सीमा 600 ईस्वी पूर्व रखी जा सकती है। हाल ही में सोनभद्र जिले में राजा नल के टीले और अन्य स्थलों पर हुई खुदाई से पता चला है कि उसके निकटवर्ती क्षेत्र प्राचीन काशी और आज के वाराणसी जिले में लोहे का इस्तेमाल 1500 ईस्वी पूर्व में होता था। ऋग्वैदिक आर्यों का भौगोलिक क्षेत्र। ऋग्वेद में अफगानिस्तान की 4 नदियों कुभा, कुरुमु, गोमती और सुवास्तु का उल्लेख है। इसी तरह ऋग्वेद में सप्त सैंधव प्रदेश का वर्णन मिलता है। यह 7 नदियाँ सिंधु, सरस्वती, शतुद्री, विपाशा, परशुणी, वितस्ता, अस्किनी से घिरा क्षेत्र था। स्पष्ट है कि आर्य सर्वप्रथम पंजाब और अफगानिस्तान क्षेत्र में बसे थे। इसके पश्चात आर्य पूर्व की ओर बढ़े और कुरुक्षेत्र के निकट के प्रदेश पर अधिकार कर इसका नाम ब्रह्मवर्त रखा। ऋग्वेद में गंगा नदी का 1 बार जबकि यमुना नदी का 3 बार उल्लेख हुआ है। इसी तरह ऋग्वेद में कश्मीर की एक नई मरुद वृद्धा का उल्लेख है। ऋग्वेद में हिमालय की एक छोटी मुजवंत का उल्लेख है, जहाँ से वे सोम प्राप्त करते थे। यह पश्चिमी हिमालय में स्थित था। ऐसे ऋग्वैदिक आर्यों का ज्ञात क्षेत्र पश्चिम में अफगानिस्तान से पूर्व में गंगा के पश्चिमी तट और उत्तर में हिमालय से दक्षिण में राजस्थान की उत्तरी सीमा तक था। उत्तर वैदिक आर्यों का भौगोलिक क्षेत्र की बात करें तो इनके प्रसार का वर्णन शतपथ ब्राह्मण के विदेद माधव की कथा में मिलता है। इसमें वैश्वानर अग्नि को मुख में धारण किया था। विदेद माधव ने वैश्वानर अग्नि को मुख में धारण किया था। घृत का नाम लेते ही यह अग्नि माधव के मुंह से निकलकर पृथ्वी पर आ पहुंचा। उस समय विदेद माधव सरस्वती के तट पर निवास करते थे। वह अग्नि सब कुछ जलाया हुआ पूर्व दिशा की ओर बढ़ा और उसके पीछे पीछे विदेद माधव और उनका पुरोहित गौतम राहुगढ़ चला। वह नदियों को जलाता चला गया। अकस्मात वह सदा नीरा को नहीं जला पाया, जो कि गंडक नदी कहलाती है, उसको नहीं जला पाया। वहीं आर्यों की पूर्व सीमा हो गई। शतपथ ब्राह्मण में रेवा यानी नर्मदा नदी का उल्लेख है। उत्तर वैदिक संस्कृति में त्रिकबूत, कौच, मैनाक आदि पर्वतों का उल्लेख है, जो पूर्वी हिमालय में पड़ते हैं। अतः उत्तर वैदिक काल में आर्यों को संपूर्ण हिमालय की जानकारी हो गई। उत्तर वैदिक साहित्य में गंगा, यमुना, दोआब, विंध्याचल आदि का भी वर्णन मिलता है। अतः विंध्य प्रदेश को उत्तर वैदिक कालीन संस्कृति की दक्षिणी सीमा माना जा सकता है। ऋग्वैदिक आर्यों ने ब्रह्मवर्त से आगे बढ़कर गंगा, यमुना, दोआब और उसके निकट के क्षेत्र पर अधिकार करके उसका नाम ब्रह्मर्षि देश रखा। इसके पश्चात आर्यों ने हिमालय तथा
विंध्याचल के मध्य क्षेत्र पर अधिकार करके इसका नाम मध्य देश रखा। कालांतर में आर्यों ने बिहार और बंगाल के दक्षिण पूर्व के क्षेत्र पर भी अधिकार कर लिया और इस प्रकार संपूर्ण उत्तरी भारत उनके अधिकार में आ गया, जिसका नाम उन्होंने आर्यावर्त रखा। वैदिक नदियों की चर्चा करें तो वैदिक संहिताओं में कुल 31 नदियों का उल्लेख है। उनमें 25 का उल्लेख अकेले ऋग्वेद में है। ऋग्वेद के नदी सूक्त में 21 नदियों का उल्लेख है, जिसमें सिंधु नदी का सर्वाधिक बार उल्लेख है। परंतु ऋग्वैदिक आर्यों की सबसे पवित्र नदी सरस्वती थी। इसे नदीत्मा यानी नदियों में प्रमुख कहा गया है। ऋग्वेद के नदी सूक्त में विपाशा यानी कि व्यास नदी का उल्लेख नहीं है। इसके स्थान पर कश्मीर की मरुदवृद्धा नदी का नाम मिलता है। ऋग्वेद में सरस्वती की सहायक दृशद्युति नदी का उल्लेख है। इसकी पहचान आधुनिक चौतंग नदी से की जाती है। समुद्रों की चर्चा करें तो ऋग्वेद में समुद्र शब्द का उल्लेख है। सिंधु तथा सरस्वती नदियों के संदर्भ में बताया गया है कि ये दोनों नदियाँ समुद्र में गिरती हैं। विदेश व्यापार के संदर्भ में भी समुद्र का उल्लेख किया गया है। कुछ विद्वान जैसे मैक्स मूलर, लासेन आदि का मानना है कि ऋग्वैदिक आर्यों को समुद्र का ज्ञान था, परंतु कीथ और अन्य पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार ऋग्वेद में समुद्र का स्पष्ट संकेत नहीं मिलता। डॉक्टर RS शर्मा के अनुसार ऋग्वेद में उल्लिखित समुद्र किसी जलराशि का वाचक है। अब हम बहुत ही महत्वपूर्ण वैदिक साहित्यों की चर्चा करेंगे। वैदिक साहित्य से हमारा तात्पर्य चारों वेद, विभिन्न ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक एवं उपनिषदों से है। वेद अत्यंत परवर्ती होने के कारण वैदिक साहित्य के अंग नहीं माने जाते। इन्हें वैदिकोत्तर साहित्य के अंतर्गत रखा जाता है। वैदिक साहित्य श्रुति नाम से विख्यात है। श्रुति का अर्थ है सुनकर लिखा हुआ साहित्य। वह साहित्य है जो मनुष्यों द्वारा लिखा नहीं गया, अपितु जिन्हें ईश्वर ने ऋषियों को आत्मज्ञान देकर उसकी सृष्टि की है और ऋषियों द्वारा यह कई पीढ़ियों तक अन्य ऋषियों को मिलता रहा। इसी कारण वैदिक साहित्य को अपौरुषेय और नित्य कहा जाता है। पहले के तीनों वेदों ऋग्वेद, सामवेद एवं यजुर्वेद को वेद त्रयी कहा जाता है। अथर्ववेद इसमें सम्मिलित नहीं है क्योंकि इसमें यज्ञ के भिन्न लौकिक विषयों का वर्णन है। ऋग्वेद की चर्चा करें तो आर्यों का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। ऋग का अर्थ होता है छंदोद्बद्ध रचना या श्लोक। ऋग्वेद के सूक्त विविध देवताओं की स्तुति करने वाले भाव भरे गीत हैं। इसमें भक्ति भाव की प्रधानता है। ऋग्वेद में अन्य प्रकार के सूक्त भी हैं, परंतु देवताओं की स्तुति करने वाले स्रोतों की प्रधानता है। ऋग्वेद की रचना संभवतः सप्त सैंधव प्रदेश में हुई थी। इसमें कुल 10 मंडल, 1028 सूक्त या 1017 सूक्त एवं 10,580 मंत्र हैं। मंत्रों को ऋचा भी कहा जाता है। सूक्त का अर्थ है अच्छी उक्ति। प्रत्येक सूक्त में 3 से 100 तक मंत्र या ऋचाएँ हो सकती हैं। वेदों का संकलन महर्षि कृष्णद्वैपायन ने किया, इसलिए इसका एक नाम वेद व्यास भी है। ऋग्वेद के ज़्यादातर मंत्र देव आवाहन से संबंधित हैं। ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करके जो पुरोहित यज्ञ संपन्न कराता था उसे होता कहा जाता था। ऋग्वेद के 3 पाठ मिलते हैं। पहला है शाकल, जिसमें 1017 सूक्त है। दूसरा है बालखिल्य, इसमें 8वें मंडल का परिशिष्ट माना जाता है। इसमें 11 सूक्त हैं। और तीसरा है वास्कल, इसमें कुल 56 सूक्त हैं, परंतु यह उपलब्ध नहीं है। ऋग्वेद के 2 से 7 तक के मंडल सबसे पुराने माने जाते हैं। पहला, 8वां, 9वां और 10वां मंडल परवर्ती काल का है। 10वां मंडल, जिसमें पुरुष सूक्त भी हैं, सबसे बाद का है। प्रत्येक मंडल और उससे संबंधित ऋषि निम्नलिखित हैं। प्रथम मंडल के मधुछंदा, दीर्घतमा और अंगीरा। द्वितीय के गृत्समत, तृतीय के विश्वामित्र और तृतीय में ही गायत्री मंत्र का उल्लेख है। और चौथे के वामदेव, जो कि कृषि संबंधित प्रक्रिया है। इसके साथ ही साथ 5वें में अग्नि, 6वें में भारद्वाज, 7वें में वशिष्ठ और 8वें में कण्व ऋषि और इसी में 11 सूक्तों का बालखिल्य परिशिष्ट माना जाता है। और 9वां पवमान अंगीरा, जो कि सोम का वर्णन करता है। और 10वां है क्षुद्र सूक्तीय या महासूक्तीय।
ऋग्वेद के रचना काल के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। बाल गंगाधर तिलक ज्योतिष गणना के आधार पर ईसा पूर्व 6000 से इस सभ्यता का प्रारंभ मानते हैं। याकोबो यह समय ईस्वी पूर्व 4500 से ईस्वी पूर्व 2500 निश्चित किया है। मैक्स मूलर ने ऋग संहिताओं का काल ईस्वी पूर्व 1200 से ईस्वी पूर्व 1000 निश्चित किया। आधुनिकतम विवेचक डॉक्टर विंटरनिट्स का कथन है कि वैदिक काल का प्रारंभ ईसा पूर्व 3000 तक माना जा सकता है। उसकी मान्यता है कि भारत का ऋग्वेद और ईरान की अवस्था लगभग एक ही काल की रचना है। जिस समय वेदों का सृजन हुआ उस समय कोई लेखन प्रणाली प्रचलित नहीं थी। अपने गुरुओं से मंत्रों का श्रवण कर कंठस्थ किया हुआ यह साहित्य लगभग पिछले 3000 वर्षों से यथावत विद्यमान है। इसे आलेखित बहुत बाद में किया गया है। ब्राह्मण ग्रंथों की चर्चा करें, ये वेदों के गद्य भाग हैं जिनके द्वारा वेदों को समझने में सहायता मिलती है। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ऐतरेय और कौशितकी। ऐतरेय ब्राह्मण के संकलनकर्ता महिदास थे। उनकी माँ का नाम इत्रा था। इत्रा का पुत्र होने के कारण वे महिदास ऐतरेय कहलाए और उनके द्वारा रचित ब्राह्मण ऐतरेय ब्राह्मण के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसमें राज्याभिषेक के विभिन्न यज्ञ विधानों का विवेचन मिलता है। इसमें सोम यज्ञ का विस्तृत वर्णन और पुनः शेप आख्यान है। ऐतरेय ब्राह्मण में अथाह अनंत जलधि और पृथ्वी को घेरने वाले समुद्र का उल्लेख है। कौशितकी ब्राह्मण के संकलनकर्ता कुशितक ऋषि थे। कौशितकी या संखायन ब्राह्मण के विभिन्न यज्ञों का वर्णन मिलता है। आज का लेक्चर यहीं तक। अगले लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊँगा आरण्यक के बारे में, उपनिषद के बारे में, सामवेद के बारे में, यजुर्वेद के बारे में, अथर्ववेद के बारे में, उत्तर वैदिक पुरातात्विक साक्ष्यों के बारे में। कॉमटेरिया पर नित्य निरंतर प्राचीन भारतीय इतिहास के बहुत ही रोचक लेक्चर्स की सीरीज़ चालू हो चुकी है। इसका लाभ लेना न भूलें। उत्तर प्रदेश पीसीएस, हर प्रांत के पीसीएस पीटी और मेंस एग्ज़ाम्स, बीपीएससी पीटी, जेपीएससी पीटी और साथ ही साथ यूपी SSSC पीटी एग्ज़ाम्स, यूपी पीएससी रिव्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर एग्ज़ाम्स और अन्य जितने भी इतिहास से संबंधित यूडीसी नेट जेआरएफ प्राचीन इतिहास के लिए बहुत ही आकर्षक लेक्चर कॉमटेरिया पर डिज़ाइन किए जाते हैं, जो कि फ्री ऑफ कास्ट आपको मिलते हैं। कॉमटेरिया का एकमात्र उद्देश्य है सभी पढ़ें, सभी बढ़ें। तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लेक्चर का प्रचार करिए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए, वैक्सीनेशन ज़रूर से कराइए और एक वृक्ष लगाने का संकल्प लीजिए। आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक वृक्ष लगाने का, विश्व योग दिवस के अवसर पर भी आप एक वृक्ष लगाने का भी संकल्प लीजिए। वृक्ष हमारे जीवन साथी हैं, हमारे जीवन को हरा भरा करते हैं, प्रकृति को संपूर्ण ऑक्सीजन सुचारू रूप से वृक्ष प्रदान करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की इस वर्ष जो थीम है वो है योगा फॉर वेलनेस। ये 1 नंबर का प्रश्न आप कंफर्म करिए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 की थीम है योगा फॉर वेलनेस। कॉमटेरिया को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।